नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय तो वैसे था कि भगदड़ क्यों होता है। भगदड़ क्या रखा है जिनके लिए हम भगदड़ करते हैं। आज इसी पर विधिवत विश्लेषण होगा, कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना बहुमूल्य आशीर्वाद और सुझाव हमको अवश्य दें। आपका सुझाव मेरे वीडियो की गुणवत्ता को बढ़ाने में कारगर साबित होता है और आपका आशीर्वाद मेरा मेहनताना है, जिससे मुझे काम करने का प्रोत्साहन मिलता है और रोज नई नई विषयों को महत्वपूर्ण बना करके आपके सामने रखना आसान हो जाता है। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक बात बताना जरूरी है। एक भगदड़ समाचार चैनल पर भी है या भाग दौड़ है, यह मैं नहीं समझता। आप उसको भेड़ चाल भी कह सकते हैं। भेड़ चाल है कि कल बकरीद है। वर्षों से इस्लाम को मानने वाले लोग अपने तरीके से बकरीद मनाते हैं, लेकिन मुख्य विषय समाचार चैनल पर है कि हिंदू संगठनों ने बकरीद पर कुर्बानी पर रोक लगाई। 140-50 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। उसमें से कुल 140 लोगों ने भी कुछ ऐसी बातें नहीं कही हैं, और जिन लोगों ने कही है उनकी कोई औकात नहीं है। अगर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह सेक्रेटरी, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री या और कोई इस तरह का संवैधानिक सीट पर विराजमान शख्सियत अगर कहा है तो उस पर विचार किया जाएगा, होना चाहिए। किसी ने नोटिफिकेशन निकाला है, किसी ने गजट नोट पेश किया है, तो उस पर विचार होना चाहिए। नहीं तो यह बेमतलब बवाल बढ़ाना, हर बात पर सवाल उत्पन्न करना समाचार चैनलों को पीछे घसीट रहा है, धकेल रहा है, और वो अपना विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। और यह ना सिर्फ निंदा योग है बल्कि बड़ा चिंता योग भी है। मित्रों, बकरीद पर भारत में पहले से ही प्रतिबंधित पशुओं का कुर्बानी गैर कानूनी हो गया है। बकरीद पर इस्लामिक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से लोगों को सचेत किया है कि भाई, आप किसी के बहकावे में न आए, अपना अकल लगाएं, नालियों में सड़कों पर खून ना बहाएं, आपके लिए आरक्षित स्थानों पर ही कुर्बानी करें, खुले में कुर्बानी करके किसी के भावना को आहत ना पहुंचाएं। और जिन पशुओं को भारत के संविधान में, कानून में या व्यवहार में प्रतिबंधित है, उसका कुर्बानी ना करें। यह बात इस्लामिक विद्वानों का रोज रोज चैनलों पर आ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद उस पर किसी तरह के सवाल करके आपसी वैमनस्य बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन भारत में समाचार चैनल एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, असफल जो हो नहीं पाता है। यह पूरी दुनिया यह बात अब समझने लगी है। आप कब समझेंगे यह मैं आप पर छोड़ता हूं। आज का चर्चा मेरा है, मैं उसी विषय पर आता हूं। आज का विषय है भगदड़। जैसा कि आपको पता है कि रॉयल चैलेंजर्स ने 18 साल के अथक प्रयास के बाद क्रिकेट लीग जीता है। यह कोई भारत पाकिस्तान का मैच नहीं है, यह विश्व कप नहीं है, यह IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, पैजामा क्रिकेट जिसको बोलते हैं। क्रिकेट का भोला प्रदर्शन बोलते हैं, क्रिकेट के नाम पर अश्लीलता बोलते हैं, और क्रिकेट का छीछा लेदर बोलते हैं। उस छीछा लेदर का खिताब जीतने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ अनियंत्रित हो गई। तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि पुलिस थक गई थी इसलिए हो गई,
हालांकि मैं पहली बार सुना हूं कि पुलिस थकती है। पुलिस थकती होती तो अब तक आप अपने घरों में मरे पाए गए होते या आपके बेटी बहनों की आसमत लूट ली गई होती। लेकिन चोर उचक्कों बदमाशों को पता है कि यह भारत की पुलिस है, थकती नहीं है। पुलिस रिप्लेसमेंट होती है, जो सवेरे बैच में आएगा वो शाम को जाएगा। पुलिस कंटिन्यूअस काम करने का काम है और पुलिसिंग 24 घंटे अराउंड द क्लॉक 24/7 का काम है और वो पूरे देश भर में नहीं, दुनिया भर में इसी तरह की पुलिसिंग होती है। तो पुलिस थकती है नहीं। लेकिन चलिए, राजनीति में कुछ ना कुछ तो बोलना है। अब सवाल है कि भगदड़ क्यों मचा। वो कानून राजनीतिक बैंकों में नहीं जाता, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी में मेरा मुद्दा महत्वपूर्ण होता है और मैं महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ। भगदड़ क्यों मचता है, उसको जानने के पहले आपको 2 बातें जानना बड़ा जरूरी है। वह है शिक्षा। मित्रों, एक कहानी बताता हूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भगदड़ कैसे मचता है, क्यों मचता है, उसका कारण क्या है। एक राजा का बेटा शिक्षा ग्रहण कर रहा था। शिक्षा हर आदमी ग्रहण करता है, जिसकी जो हैसियत होती है वो उसको उस स्तर के विद्यालय में भेजता है। दिल्ली में है, कोई कॉन्वेंट में पढ़ाता है, कोई सरकारी में पढ़ाता है, कोई एमसीडी में पढ़ाता है, कोई बड़े स्कूल में पढ़ाता है। अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी औकात के अनुसार पढ़ाते हैं। तो राजा की तो सर्वोच्च औकात थी, उसने सर्वोच्च आचार्य के यहाँ शिक्षा के लिए भेजा। लड़का गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करके आया, आचार्य जी लेकर के आए, बोले कि राजन, अब आपके पुत्र का शिक्षा पूरा हुआ, अब दुनिया के किसी भी मझधार में यह पार जाएंगे, इतनी शिक्षा हमने इनमें दे दी है। और यह लड़का बड़ा चपल है, निपुण है, शिक्षा ग्रहण करने में उत्सुक है और एक अच्छा विद्यार्थी साबित हुआ। तो बोले ठीक है महाराज जी, आपका शिक्षा पूरा हुआ, अभी राजकुमार का शिक्षा पूरा नहीं हुआ है। आचार्य बड़ा प्रसन्न हुए कि और कौन सी शिक्षा लगी, धरती का मैं सबसे श्रेष्ठ आचार्य हूँ, मेरे बाद भी कोई शिक्षा है का। उन्होंने बोले हाँ, अभी बहुत शिक्षा है महाराज जी, आप जाइए। आचार्य के मन में थोड़ा सा बुरा लगा, बोला मैं जान तो लूँ कि मेरे बाद कौन सा शिक्षा रह गया। बोले महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि युवराज का क्या शिक्षा अधूरा रह गया है। बोले ठीक है, जानना चाहते रहिए, आप तो हमारा सौभाग्य है कि आप रहेंगे। तो राजन ने अपने सिपाही को बुलाया, बोला राजकुमार को वेश्यालय में ले जाओ, 1 महीना वेश्यालय में रहेंगे। आचार्य बड़ा परेशान हो गए कि अमूमन पिता बच्चों को यह शिक्षा देता है कि मदिरालय, वेश्यालय, इन सब जगहों पर ना जाइए, और ये कह रहे हैं कि नहीं, आप इनको वेश्यालय ले जाइए, भी पूरे 1 महीना तक रखिए। आचार्य बड़ा परेशान, लेकिन चूंकि वो राजा का आदेश है, आचार्य कर क्या सकते थे। वो मन में सोच रहे, कहे कि मैं भी जाऊंगा। बोला आप भी जाइए, एक पाठ आपका भी अधूरा रह गया है। अपने राज की सबसे जो सर्वोत्तम नर्तकी थी, उसके यहाँ राजबोगी रुकी, राजकुमार उतरे, गणिकाओं का एक टीम आया और आकर के राजकुमार को अंदर लेकर के गया। राजकुमार का सिपाही बताया कि महाराज ने इनको शिक्षा के लिए भेजा है आपके पास। गणिका समझ गई, ठीक है, बोले ठीक है आइए। जाके उस राजकुमार ने कहा था कि जिस तरह से आचार्य तुम्हारे गुरु थे और उनका आदेश पालन तुम्हारा कर्तव्य था, यह भी गुरु है, इसका भी आदेश पालन तुम्हारा कर्तव्य है। गई, आचार्य जी रुके थे। गणिका ने सबसे पहले उसको तो साड़ी बांध रही थी। तो साड़ी का हमारे यहाँ भोजपुर में फुकती बोलते हैं, मतलब जो साड़ी का निचला पार्ट होता है ना, जहाँ वो पैटर्न बनाया जाता है। उसने बोला युवराज, हाँ जरा नीचे पैटर्न सीधा करना मेरा। अब चूंकि राजा का आदेश था कि ये भी गुरु है, राजकुमार तुरंत उसकी पैटर्न सीधा किए। उसका बाद बोली हाँ वो सुना, अच्छा ठीक है राजकुमार, ये जो मैंने साड़ी खोली है ना, हाँ इसे फोल्ड करके रख दीजिए। राजकुमार साड़ी फोल्ड करके रख दिए। गणिका उनको रंग महल में ले गई और लोग वहाँ रंग महल में अपना रंगीन मिजाजी कर रहे हैं, राजकुमार बैठे हैं। शाम हुआ, रात हुआ, फिर सवेरे हुआ, फिर शाम हुआ। यह महीना दिन तक चलता रहा।
उसके बाद उन्होंने कहा कि राजकुमार अब आपका शिक्षा पूरा हुआ, आप जाइए। वो आए, महाराज जी बोले कि इसमें क्या शिक्षा मिला राजकुमार को? बोले अभी एक शिक्षा और है, उसको भी पूरा होने दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। तो बोला अब कहाँ भेजना है? बोला अब इनको 1 महीना मदिरालय में भेजना है। अब आचार्य का सब्र का बांध टूटने लगा। बोला नहीं महाराज अब चुप रहिए, बेटा मेरा है। उन्होंने उनको मदिरालय में भेजा। 1 महीना मदिरालय में लगातार रहे। उनका ड्यूटी था कि आपको अराउंड द क्लॉक वहीं रहना है, ये नहीं कि जाके आना है, आपको अराउंड द क्लॉक वहां रहना है। 1 महीना वो मदिरालय में रहे, 1 महीना वेश्यालय काट के आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप जरा वहां जाइए जुआ खाने में। तो 1 महीना वो जुआ खाने में अराउंड द क्लॉक लगातार। जब उस तीनों जगह से घूम करके आ गए युवराज, तब राज दरबार में अब उनके साथ प्रश्नोत्तर हुआ कि वो क्या पढ़े हैं। आचार्य बड़ा परेशान थे। तो महाराज ने पूछा कि युवराज अभी अधूरापन है, जब तक मैं ये जान न लूं कि आपकी शिक्षा पूरी हुई है, ये शिक्षा पूरी नहीं मानी जाएगी। अब आप बताइए कि आपने क्या सीखा। यही एक गुण प्रश्न है जो हम लोगों को नहीं आता है, इसीलिए हम भगदड़ को, भीड़ को भगदड़ में मचा देते हैं। राजकुमार ने कहा कि महाराज आपके आदर्शों मैं सबसे पहले वेश्यालय में गया। वेश्या ने मुझे जाते ही अपने साड़ी की पल्लू बॉटम सीधा करने के लिए कही। मैं उस वक्त उसके आदेश पर इतना विभोर हुआ कि मैं भूल गया कि मैं राजकुमार हूं, मेरे एक आदेश पे इसका गर्दन कलम हो सकता है। लेकिन उसकी अभामंडल ने मुझे मजबूर किया और आपका आदेश भी तो था। दूसरा महाराज मैंने देखा कि वेश्यालय में जो हम शाम को तड़क भड़क देखने जाते हैं, वो तो एक नंगी दीवार पर की गई पेंटिंग है। जब रात के 11 बजे वो पेंट उतरता है तो वो दीवार बिल्कुल नंगा, घिनौना और बड़ा खराब होता है। वो देखने योग्य नहीं होता महाराज, बड़ा घिन आती है उस दीवार को देख करके। उसी तरह से वो विषय का मुंह है, चेहरा है, बड़ा बुरू, बहुत कुरूप, बड़ी बदसूरत, बदबूदार चेहरा है उसका। लेकिन चूंकि वो शाम को 2 घंटे लोगों के मनोरंजन के लिए अपना क्रीम पाउडर पोत करके, लाली लिपस्टिक लगा करके इतनी सज जाती है कि उसकी सारी कमियां उस पेंट के नीचे ढक जाता है। और हमारे दिमाग में वही उसकी छवि रहती है कि वो 24 घंटा ऐसे ही होगी। और हमारे अपने पत्नियों से ज्यादा आकर्षण उसके प्रति इसलिए होता है कि हम अपने पत्नियों के सारे स्वरूप को देखते हैं। वो नग्न है, अर्धनग्न है, वो बदबूदार है, वो नहाई हुई है, वो बिना नहाई हुई है। लेकिन हमारे पास उसकी लिपस्टिक वाली ही छवि रहती है, तो पत्नी हमारा उसके सामने अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं देखा कि 24 घंटा के मैं अपने जो बीवी का स्वरूप, मैं अपने पत्नी का स्वरूप देख रहा हूँ, वो तो उससे 1000 गुना ज्यादा है। मेरी पत्नी बिना पेंट किए इतना बढ़िया है जितनी वो गणिका पेंट करने में भी नहीं है। तो मुझे ये पता चला कि मैं जिसके आगे ललायत हूँ, या दुनिया जिसके आगे ललायत है, पेंट उतरने के बाद तो वो सबसे वाहियात, बदसूरत और बदबूदार है। मतलब हम जिस लालसा में जाते हैं वो असल में है नहीं, वो तो पेंट के नीचे दबा हुआ बदसूरत चेहरा है। शिक्षा यह मिला कि हमको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम आधे घंटे के लाली पिस्टी को देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि वह एक बनावटी चेहरा है। बोला बहुत सुना, उत्तम, आपने यहाँ ये शिक्षा को पास किया। अब मदिरालय में क्या सीखा आपने? बोले कि महाराज मदिरालय में मैंने देखा कि आदमी आता तो बड़ी खुशी से शेर की तरह, लेकिन जब दारू पीते पीते उसकी पैसा खत्म हो जाता है तो मदिरालय में कर्मचारियों के साथ गिड़गिड़ाता है, चिरौरी करता है, 1 पेग और दे दे, कल दे दूंगा। और जो आदमी अभी लाखों करोड़ों आदमी था, 2 कौड़ी का आदमी उसको गरियाता है, ढकियाता है, कहता है पैसा नहीं है तो पीने को नहीं है। उसके बाद वो आदमी गिरता लुढ़कता हुआ अपने घर जाता है। जो एक आदमी शाम को अच्छा भला चल के आया था, वो डगमगाता, लहराता और गिरता हुआ जा रहा है। कई लोग नाली में गिर रहे हैं, कई लोग सड़क पर गिर रहे हैं, कई लोग उल्टी कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा यह मिला कि मदिरालय अगर आप सही सलामत पाँव पाते हैं तो फिर
सही सलामत पांव पर जाने की स्थिति में आप नहीं रहते हैं अगर आप मदिरा पान कर लेते हैं। महाराज, हम बिना मदिरा पान देखे थे शुरू से अंत तक, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बड़ा बुरा चीज़ है। अगर आप मदिरा पान करेंगे तो आप बहकते लुढ़कते हुए नाली में भी जाएंगे। तो हमको यह शिक्षा मिली कि मदिरालय जाने की जगह नहीं है, वो बड़ा गलत जगह है। आदमी जाता तो अपने होशोहवास में है, लेकिन आता बड़ा बेहोशी से है, मदहोशी से है, बड़ा बहुत सुंदर। अब आप बताइए कि आपको जुआ घर में क्या मिला? हाँ बबलू, सुबह से बात मैं बोला, महाराज जुआ घर में आदमी आता पैसा लेकर के है, लेकिन जीत करके कोई नहीं जाता, क्योंकि जो जीतता जाता है वो और जीते के लालसा में अंत में जब तक हारता है तभी उठता है। ऐसा बहुत कम लोग मिले जो 2 दाव लगा करके जीत के चले जाए। तो जुआ एक ऐसी चीज है जिसकी जीत दिखती है लेकिन असल में होती नहीं है। लेकिन जो इसको समझते हैं वो उससे बचते हैं, जो नहीं समझते हैं वो नहीं बच पाते हैं। इसीलिए जुआ जाने की जगह नहीं है। महाराज ने युवराज को कहा कि आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब आप राजगद्दी संभालने के योग्य हुए, आप अपना राजपाट संभालिए। अब मैं अपना चौथापन अपना धर्म कर्म में बिताऊंगा, मेरा राजवेग सुरक्षित हाथों में है। मित्रों, राजा ने अपने राजकुमार को सारी शिक्षा दे करके राजपाट को सुरक्षित कर दिया, लेकिन हमने अपने बच्चों को यह शिक्षा दिया नहीं। हमने अपने बच्चों को सवेरे उठ करके माता पिता को प्रणाम करने का सिखाया नहीं, क्योंकि हम खुद ही प्रणाम नहीं करते। हमने अपने घर में कभी आरती पूजा की नहीं, क्योंकि हम खुद ही 9 बजे उठते हैं। हम खाने से पहले नहाना जरूरी है, हम इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। हम तो उठ के पहले चाय पीते हैं, कुत्ते के साथ टहलते हैं, बच्चे के साथ तो बात कर नहीं पाते। तो बच्चे को वह बात हम बता नहीं पाए जो राजा ने राजकुमार को बताया था। तो बच्चा तो वही जानता है कि हीरो एक हीरो 20 आदमी के साथ मुकाबला कर सकता है। उसको क्या पता कि अगर कोई विलन बढ़िया से हीरो को पकड़ ले, उसका हाथ फेल हो जाए, ककरी की तरह से उसकी गर्दन टूट जाए। वह लिपस्टिक पाउडर के अंदर छुपा हुआ एक बनावटी चेहरा है। हम उसी चेहरा को जानते हैं, इसीलिए उसको देखने के लिए आपा खो देते हैं और कुचल करके मरते हैं। सेलिब्रिटी के पीछे भागने के पीछे कारण यही है कि हम लोगों को वह राजा वाला शिक्षा नहीं मिला जो राजा ने राजकुमार को दिया था। अगर सब लोगों को राजकुमार वाली शिक्षा का ज्ञान हो तो वो समझेंगे कि यह सेलिब्रिटी हमारे की तरह सुबह इसके मुंह से बदबू आती होगी, क्योंकि यह इंसान है। और अगर कोई इंसान है, चाहे वो शक्तिशाली हो या प्रभावशाली हो, सवेरे उसके मुंह से बदबू आएगी ही आएगी। फिर वो कुल्ली करेगा, ब्रश करेगा, तब उसके मुंह से बदबू आना बंद होगा। वो भी पेशाब करता हो तो उसके पेशाब में बदबू आती होगी। वो भी शौच करता होगा तो उसका शौच बदबूदार घिनौना और दुर्गंध वाला होगा। लेकिन हमने वो देखा नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं, हमारा ही शौच बदबू मारता, उसमें खुशबू मारती होगी, कुछ तो है उसके अंदर। हम हमारी तरह से लोग हैं। आप देखिए, आपके साथ घर से साधारण लड़का हीरो बन जाता है तो वो वही वो लड़का तो था जो आपके साथ था। यह बात जिस दिन आप जान जाएंगे, इस अंधे सुरंग में कभी न जाएंगे और अपनी जान बचाएंगे, जान गंवाएंगे नहीं। जरूरत है हमारे लोगों को यह बताने का, यह समझाने का कि भाई अपना जान अमूल्य है, इसे यूं न व्यर्थ करें, क्योंकि व्यर्थ हो जाने के बाद ये मिलता नहीं है। और 84 लाख योजन के भ्रमण के बाद यह बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। आप तो अपने मस्ती में चले जाते हैं, पीछे आपका परिवार आपके लिए तड़पता रहता है। आप तो मर गए, अपना काम खत्म किए, लेकिन अब आपका परिवार रोज मरता है, तिल तिल मरता है। जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, आप किसी सेलिब्रिटी के पीछे भागेंगे नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो राजा के राजकुमार वाला ज्ञान प्राप्त करिए। वह भी आप ही की तरह से यह जान लीजिए जिस तरह से आप हैं। कई जगह तो आपसे बदसूरत होते हैं लोग। आप कई मामलों में बहुत सुंदर हैं। खुद का चेहरा में शीशा में देखिए और महसूस करिए कि क्या कोई सिनेमा वाला आप सुंदर है? जवाब मिलेगा नहीं, आप ही सुंदर हैं।
तो आप ही सुंदर है को मानिए और अपने ही सुंदर है को जानिए, यही सत्य है। और अगर इस बात को मान लेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, आपका जान बचेगा, क्योंकि आपके माँ बाप के लिए आप ही सेलिब्रिटी हैं। दुनिया के लिए आप एक नंबर हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। यह जिस दिन जान लीजिएगा, जान का कीमत समझ जाइएगा। आपका जान जोखिम में ना पड़े, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ रहें। इन्हीं मनोकामना साथ मैं राकेश कुमार आप सबको साथ करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और